नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में राजनीतिक घमासान। आप सांसद संजय सिंह के आरोपों और अवैध बांग्लादेशियों पर भाजपा ने आप को घेरा। भाजपा ने केजरीवाल के पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने वेतन दिए जाने पर भी ली चुटकी। पंजाब में किसानों ने आप सरकार के खिलाफ किया बंद का ऐलान। पंजाब में बंद के चलते जनजीवन प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अस्पताल नहीं भेजे गए किसान नेता डिल्लीवाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में है शोक का माहौल। पर ऐसे में राहुल गांधी हैं नए साल की छुट्टियां मनाने विदेश यात्रा पर। राहुल की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर भाजपा ने उठाए सवाल। संबल पर समाजवादी पार्टी की सियासत जारी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने पहुंचा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। चंदौसी में मिली बावड़ी की 9वें दिन भी खुदाई जारी। अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में तेज हुई न्याय की मांग। पीड़ित छात्रा से मिलेंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के रवैये पर उठाए थे सवाल, बनाई एसआईटी। और दिल्ली में वोटरों का नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की शह पर हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया था। इस आरोप का फैक्ट चेक हुआ तो आप ही सवालों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस एफिडेविट में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि यदि अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इमाम पिछले काफी समय से केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा है कि हम पिछले 6 महीनों से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अभी हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाएगा। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे। थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। बंद के कारण 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है और बस सेवा भी प्रभावित है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हुआ चक्का जाम आज शाम 4 बजे तक रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पंजाब के तमाम हिस्सों से किसान खन्नौरी सीमा पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद है। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। बस और रेल परिवहन सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर उन्हें जमकर घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर शोक मना रहा है और सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, राहुल गांधी उम्मीद के मुताबिक अपनी संवेदना व्यक्त करने के बजाय कथित तौर पर दौरे और पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हैं। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। जहां एक तरफ देश का मौसम सर्द है तो वहीं राजनीति में काफी गर्माहट देखी जा रही है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वियतनाम जाने को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। वहीं राहुल गांधी नया साल मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह के निधन पर राजनीति कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति उनकी अवमानना अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार एवं कांग्रेस पर सिखों से नफरत करने का भी आरोप लगाया। कहा कि ये मत भूलिए कि इंदिरा गांधी ने कभी दरबार साहिब का अपमान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए। कभी मनमोहन सिंह के अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता का भी सम्मान नहीं कर विंटर वेकेशन मनाने विदेश यात्रा पर चले गए। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं। और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। खबर संबल से। संबल हिंसा को लेकर सियासत जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संबल पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यूपी माता प्रसाद पांडे सहित 11 सदस्यीय सपा का प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में संबल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग भी शामिल हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संबल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंचा। उत्तर प्रदेश के संबल में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में एसपी के बिश्नोई ने हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग अभी भी वांछित हैं। वांछित लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। घटना में
प्रयुक्त हुए असले, अवैध गोलाबारी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को मिले कारतूसों की जांच पड़ताल कराई जाएगी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो मौके पे फॉरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। राज्य प्रशासन को दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। ये 45 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रय घरों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है। इसमें आईआरसीटीसी के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डिलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ डिलक्स टेंट और विला की सुविधा देंगे। अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आंख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। जैसे उदाहरण 1.5 से डबल किया है। जैसे 2013 के महाकुंभ में सिर्फ 32,000 हेक्टेयर में पूरा महाकुंभ का क्षेत्र हुआ करता था, इस बार 40,000 के क्षेत्र में हो रहा है। और प्रयागराज में विदेशी संत भी आना शुरू हो गए हैं। महाकुंभ में सनातन संस्कृति के भव्य उत्सव से देश भर के संतों के अलावा विदेश के संत भी मंत्रमुग्ध हैं। विदेशी संत महाकुंभ के दौरान हवन और अन्य तरह की पूजा विधि में शामिल होंगे। यज्ञ, हवन, ध्यान, इसमें विशेष रूप से अपने अपने कार्य के अनुसार कार्य करते हैं और नित्य ये लोग हवन करते हैं। अब जब कुंभ शुरू हो जाएगा तो इनका डेली रूटीन रहेगा, डे बाय डे अलग अलग शिष्य लोग हवन करेंगे। I came now for Kumbh. This is sanskar. I just feel it inside. I feel it in my heart. Only Sanatana Dharma. This is my path. I don't have any ideas about it. It's just my heart. Our ashrams, Guruji's ashram, we have in Russia, in Ukraine, in Europe. Some our groups we have in America. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक महान दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए अथक प्रयास किया। भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनके परिवार, मित्रों और अमेरिका के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। इस बैठक में वित्त सचिव समेत अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित रविवार रात चेन्नई पहुंचे थे। कमेटी तथ्यों का पता लगाने के लिए अधिकारियों, पीड़िता, उसके परिवार तथा गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी। 28 दिसंबर को
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आयोग की सदस्य ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित तथा महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी की सदस्यता वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की, जो मामले की जांच करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। आज से दिल्ली में एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर शुरू हो गया है। देश भर से चयनित होकर करीब 2300 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं। इस मौके पर जहां एक ओर सर्वधर्म पूजा की गई, तो वहीं दूसरी ओर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एनसीसी ऑडिटोरियम प्रताप हॉल का उद्घाटन किया। आगामी 5 जनवरी को उपराष्ट्रपति इस शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। और क्या खास होने वाला है शिविर में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर आरंभ हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। इस बार 2300 कैडेट्स पूरे देश से इसमें लेने के लिए आए हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमने गर्ल्स कैडेट्स की संख्या में वृद्धि करी है। 15 से ज़्यादा वाईपी कंट्रीज़ के कैडेट्स भी इसके अंदर हमारा हिस्सा बनेंगे और 1 महीने के लिए ये कैंप चलेगा। सर, अनेकता में एकता का एक अच्छा उदाहरण दिया गया, सर्वधर्म पूजा की। एनसीसी आरडीसी कैंप सर्वधर्म स्थल की पूजा से स्टार्ट होता है और जिसमें सर्वधर्म की पूजा सब कैडेट्स के साथ की जाती है और यूनिटी और डिसिप्लिन तो एनसीसी का मोटो है, उसके मद्देनजर रखते हम ये सारी कार्रवाई करते हैं। कैंप का औपचारिक रूप से कौन उद्घाटन करेंगे और समापन किस तरह से होगा? कैंप का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और उसका समापन हमारा पीएम रैली के साथ होगा। सर, इन कैडेटों को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि करीब 1 महीने का ये कैंप? ये कैडेट्स को डिग्निटरीज जो आएंगे उसके बाद एट होम के अंदर उनको बुलाया जाता है। पीएम एट होम होगा, अपना ऑनरेबल आरएम भी कैडेट्स को बुलाएंगे, सर्विस चीफ्स के घर में भी जाएंगे और राष्ट्रपति जी के घर में भी ये जाएंगे। तो कैडेट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आरडी करने के बाद कैडेट में किस तरह का निखार आ जाता है? जो कैडेट यहाँ पे आता है वो एक तो डीप सिलेक्शन के बाद आता है और 1 महीने का कैंप करने के बाद वो कैडेट के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उससे ये कैडेट्स इट्स अ डिफरेंट यू विच कम्स आउट फ्रॉम द कैडेट्स। तो कहीं ना कहीं एनसीसी कैडेट इस शिविर में आकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं और उनका यहाँ पर आकर एक अलग ही व्यक्तित्व में निखार होता है। इस आरडी कैंप का औपचारिक रूप से उद्घाटन उपराष्ट्रपति करेंगे, जबकि इस कैंप का समापन प्रधानमंत्री रैली के साथ होगा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई जोरदार बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में घूमने आए लोग इस ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने सैलानियों से बात की। पहाड़ों में होती बर्फबारी और दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली का मौसम खासा सर्द हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नेपाल और मुंबई से आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि आप नेपाल से आए हैं, घूमने आए हैं? जी जी, नेपाल से आए। कहाँ से आए हैं? नेपाल में सिटी है बिरगंज सिटी, वहीं से हम लोग। किस तरह का मौसम आज महसूस कर रहे हैं? कितनी सर्दी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा सर्दी महसूस, ऐसा लग रहा है कि -डिग्री जैसा फीलिंग्स आ रहा है कि जैसे बाहर ठंड बर्फ़ है और अंदर ये ऐसा फीलिंग्स आ रहा है हमको। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया दिल्ली में ऐसा सर्दी। मैम, आप भी नेपाल से आए हैं? जी सर। वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में कैसा अंतर पा रही हैं? वैसे तो ठंड में देखा जाए तो ठंड तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, पर फर्स्ट टाइम हम लोग दिल्ली आए हैं ठंड के मौसम में। मुझे लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। सुबह का वक्त है और अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग मुंबई से आए हैं। महाराष्ट्र में वेदर जो है बहुत ठंडा नहीं होता है, लेकिन आप लोग भी महाराष्ट्र आए, घूमने आए हैं, पूछते कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में तो ऐसी ठंडी नहीं होती है, पर अच्छा लग रहा है। ऐसा हम लोग प्रिपरेशन करके आए थे कि ठंड होगी, जैकेट लाए, ये लाए, पर वाराणसी वगैरह में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। इधर आके ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम है और अच्छा लग रहा है, कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं।
और हम लोग यूएस से आए हैं, रहते मुंबई में बट यूएस से आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंडिया टूरिंग पे आए हैं, एज ही सेड हम लोग यूएस से हैं, मुंबई, हम साउथ गए सब जगह, पर यहाँ मुझे आके फील यूएस जैसा लग रहा है। सो बिकॉज वी आर सो यूज टू ऑफ कोल्ड वेदर, हमको यहाँ अच्छा लग रहा है और सर्द मौसम है, धूप नहीं है, तो जो हम सोच के आए थे कि विंटर में कैसा होगा वैसा लग रहा है। सो वी आर रियली इंजॉइंग इट। तो कुल मिलाकर कहें तो ये वो लोग हैं जो नेपाल और महाराष्ट्र से आए, हालांकि कुछ लोग जो हैं यूएस में रहते हैं और वहाँ की सर्दी भी काफ़ी पड़ती है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ से परेड की तैयारियों की ये तस्वीरें। बात खेल की, मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया है। लक्ष्य ने कांस्य पदक के मैच में फ्रांस के एलेक्स लेनियर को मात दी। लक्ष्य ने मुकाबला 21-17, 21-11 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य को सेमीफाइनल में चीन के हुजियान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।